नमस्कार दोस्तों, इंडियन जुडिशल सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के संविधान में राज्यों के निर्माण एवं नागरिकता या एक और दो जो है यानी राज्यों के निर्माण के लिए जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के पार्ट 1 में दिए हुए हैं और नागरिकता का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के पार्ट 2 में दिया है। भारतीय संविधान में कुल 22 पार्ट है, तो उसी के अनुसार ये एक और जो लिखा हुआ है, तो उस पर जो है चर्चा की जाएगी। ये वीडियो इस श्रृंखला के लिए जो है ये आखिरी वीडियो होगा। इसके बाद अब जो वीडियो आएगा वो 3.1 के हिसाब से आएगी, यानी अब हम लोग जो है फंडामेंटल राइट्स पर पहुंच जाएंगे और इसमें हम लोगों ने राज्यों के निर्माण एवं नागरिकता में कुल 125 प्रश्नों को कवर किया है, करने जा रहे हैं। 100 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं और इस वीडियो में 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो पीडीएफ फाइल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिए लिंक दिया है, जहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है इस वीडियो की और पिछले सभी वीडियोज़ की पीडीएफ फाइल जो है मिल जाएगी आपको। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। देखिए यहाँ पर अब जो है प्रेम्बल दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन की और इसमें ये पूछा गया है कि भारतीय जो संविधान है वो जो है किस दिन अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया और आत्मार्पित किया गया, तो इसी के बारे में चर्चा की गई है। तो देख लेते हैं। तो संविधान यहाँ पर प्रेम्बल है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज, तो यहाँ पर इस संविधान सभा में आज, तो ये कब हुआ था, ये जो है अंगीकृत किया गया था भारत का। तो ये प्रेम्बल जो अंगीकृत की गई थी ये की गई थी 26 नवंबर 1949 को, तो 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को इसको अडोप्ट इनेक्ट और गिव अवर सेल्फ किया गया था। तो यहाँ पर जो ये हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को इत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो क्लियर है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जो संविधान में एक मूल डेट भी दी गई थी उस डेट को भी याद रखना बहुत जरूरी है। कई बार जो है बिहार पीसीएसजे और अन्य एग्जामों में भी ये डेट पूछ ली गई थी, जो कि हिंदी में लिखी गई है, हिंदी कैलेंडर के अनुसार है। उसमें दिया हुआ है मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी सम्मत 2006 विक्रमी। तो ये डेट जरूर याद रखिए। मिति मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये डेट है मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संबत 2006 विक्रमी। तो ये डेट दी हुई थी और ये एग्जाम में कभी कभी ये डेट ही पूछ लिया जाता है। 26 डे ऑफ नवंबर 1949 नहीं पूछकर कुछ ये डेट पूछ ली जाती है। तो ये हिंदी के जो कैलेंडर है उसमें जो है भारतीय कैलेंडर है उसके अनुसार दी गई है। तो यहाँ पर देखिए 26 डे ऑफ नवंबर 1949 हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारत को किस रूप में घोषित किया गया? तो देखते हैं यहाँ पर भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना भारत को किस रूप में घोषित किया। सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणराज्य, समाजवादी प्रजातांत्रिक गणराज्य, अगला देखते हैं सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, और इसमें से कोई नहीं, तो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही है, सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। यानी जब हम लोग प्रीएम्बल पढ़ते हैं तो वहाँ दिया हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। तो यहाँ पर ये बात कही गई है, तो वही चीज़ थी यहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है? तो देखते हैं यहाँ पे पहला ऑप्शन है गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। तो देखिए इस ऑप्शन में जो है गोवा जी बताया गया कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो 1987 में मिला। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। द गोवा गेट द स्टेटस ऑफ अ फुल स्टेट इन 1987। और देखिए गोवा को जो आज़ादी मिली थी, तो ये जो आज़ादी मिली थी गोवा को, ये मिली थी पुर्तगालियों से, और ये मिली कब थी? ये मिली थी 1961 में, यानी 1961 में गोवा जो है वो आज़ाद हो गया था।
उसके बाद जो है गोवा को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, जिसमें कि यहाँ पर दमन द्वीप जो है वो भी इसमें शामिल कर दिए गए। तो ये तब तक ये रहा 1961 से लेकर 87 तक जो है ये जो है भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर रहा। उसके बाद गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, और पूर्ण राज्य का दर्जा देने के बाद जो है दमन और दीव को अलग कर दिया गया गोवा से, और इनको एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, और जो गोवा है इसको एक राज्य का दर्जा मिला। और ये बात हुई किसमें थी, ये 56वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया, जिसमें कि गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, और ये चीज़ हुई। तो ठीक है, यहाँ पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है, बिल्कुल सही। यहाँ पे जो दमन दीव है, दीव जो है ये खंबात की खाड़ी में एक टापू है, तो ये स्टेटमेंट दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। दमन और दीव को भारतीय संविधान में 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया, बिल्कुल सही है यहाँ पे, यानी कि 56वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 1987 में जो है दमन और दीव को गोवा से अलग किया गया, क्योंकि गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था, तो ये जो दोनों है ये अलग कर दिया गया, उनको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। तो ये ठीक है। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे डी, दादरा नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी उपनिवेशिक कॉलोनियल रूल के अंतर्गत, बिल्कुल ये गलत स्टेटमेंट है। देखिए जो दादरा नगर हवेली है ये भी जो है पुर्तगालियों के अंडर में ही आता था, तो उसी के द्वारा जो है इसको जो है सेट किया जाता था, मतलब कंट्रोल किया जाता था। और दादरा नगर हवेली ये जो यहाँ पर जो है इनकी आज ये बहुत ही जल्दी आज़ाद हो गए थे, यानी कि 1954 में ये आज़ाद हो गए थे, परंतु उसके बाद ये दोनों ही जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कार्य, मतलब स्वतंत्र राज्य की तरह यहाँ की जो जनता थी वो अपने आप से कार्य करती रही। उसके बाद जो है ये फ्रांसीसियों से आज़ाद होने के बाद 1961 में जो है यानी 1961 में जो है इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। तो ये चीज़ थी यहाँ पर। तो यहाँ पर ये फ्रांसीसी ना होकर क्या हो जाना चाहिए, पुर्तगाली हो जाना चाहिए, पुर्तगाली यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर हाँ एक चीज़ और है कि जो गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया तो उस ऑपरेशन का नाम क्या था, तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के द्वारा ही पुर्तगालियों से जो है गोवा को मुक्त कराया गया। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है, यानी शुरू के तीनों ऑप्शन सही है, लास्ट का ये ऑप्शन डी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य हैं, तो यहाँ पर देखिए कावेरी जल विवाद के अंतर्गत जो राज्य हैं वो है कर्नाटक, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, केरल। तो यहाँ पर सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में संघीय व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है, तो देखते हैं यहाँ पे संघीय व्यवस्था के बारे में बात की गई है। संविधान की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर संविधान की जो मूल संरचना है यानी बेसिक स्ट्रक्चर है उसके लिए एक संघीय जो है व्यवस्था की प्रस्तावना की गई है, बिल्कुल यहाँ पर सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा कहता है कि एकात्मक सुझाव का उसमें सशक्त मिश्रण है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर देखिए जो हमारी जो सेंट्रल है वो ज़्यादा स्टेट से स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए एकात्मक जो सुझाव है उसका भी इसमें सशक्त मिश्रण दिया हुआ, तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। दोनों संघ तथा राज्य विधायकों में प्रभुत्व संपन्न है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाती है। यहाँ देखिए जो प्रभुत्वता संपन्न बात की गई है तो राज्य जो है वो प्रभुत्वता संपन्न नहीं है, यहाँ पर सिर्फ संघ जो है वो एक प्रभुत्वता संपन्न जो है राज्य है। संघ यानी संघ यहाँ पर यूनियन ऑफ स्टेट की बात की है, तो संघ ही जो ऐसा एक राज्य है जो कि प्रभुत्वता संपन्न है, यानी दूसरे देश के जो भी देश हैं वो भारत के इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी भारत एक सोवरेन कंट्री है, तो ये चीज़ कही गई है। अब मैं राज्य शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भारत संविधान में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है देश के लिए, वहाँ देश शब्द प्रयोग ना करके राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाता है। यहाँ पे लास्ट है, विधायकीय वित्तीय और न्यायिक शक्तियाँ संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई हैं, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत है। यहाँ पर यानी विधायकीय और वित्तीय शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ संघ तथा उसकी इकाइयों में विभाजित नहीं की गई हैं, तो ये स्टेटमेंट भी हो जाएगा यहाँ पे गलत। तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या आ रहे हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखिए पहला और दूसरा हमारे दो सही थे, तो यहाँ पहला इसमें केवल एक है तो ये गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर बी बिल्कुल सही है, यहाँ पर एक और दो दोनों सही हैं। अब देखिए यहाँ फोर्थ जो ऑप्शन कह रहा है वो कहता है विधायकीय शक्ति, वित्तीय शक्ति और न्यायिक शक्तियाँ, तो यहाँ संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित की गई, तो संघ की इकाइयों के बीच में विधायकीय शक्तियाँ और वित्तीय शक्तियाँ कहाँ विभाजित की गई हैं। देखिए अब देखा जाए तो शक्तियाँ जो विभाजित की गई वो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में की, ना कि यहाँ वित्तीय शब्द का प्रयोग किया, इसलिए ये गलत हो जाती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, केवल एक और दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है। चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस राज्य का नाम जो है अभी तक चेंज नहीं हुआ है।
तो देखते हैं, पहला है यहाँ पर तमिलनाडु। तो देखिए तमिलनाडु जो है इसकी राजधानी इस समय चेन्नई है और यही इससे पूर्व इसका नाम था मद्रास, तो इसका चेंज हो गया है, तो ये तो ऑप्शन होने वाला नहीं है। नेक्स्ट है कलकत्ता। तो देखिए कलकत्ता जो है पहले इसकी राजधानी का नाम कलकत्ता था, आज के समय में क्या राजधानी का नाम हो गया कोलकाता, तो ये भी यहाँ पर कोलकाता भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर केरल। अब केरल क्या कहता है कि केरल का है कि केरल पहले यहाँ का जो केरल का नाम था ये था त्रिवेंद्रम, और इस समय क्या है, तो इस समय जो है तिरुवनंतपुरम है, तो ये भी यहाँ पर केरल भी नहीं होगा। लास्ट है यहाँ पर आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश जो है वो अब 2 राज्यों में बढ़ गया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, और ये इनकी जो विभाजन हुआ ये हुआ है 2014 में, और आंध्र प्रदेश की राजधानी जो हैदराबाद है इसमें, और ये 10 साल तक हैदराबाद है, ये इस समय प्रेजेंट टाइम में तो हैदराबाद ही है, और ये 10 साल तक हैदराबाद रहेगी। तो इसका नाम आज़ादी के बाद से अभी तक नहीं बदला है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, आप सभी को बताना है कि आंध्र प्रदेश की जो नई प्रस्तावित राजधानी है वो क्या है, उसका नाम आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, और जिसका उत्तर हम अगले वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ कथन पूछे गए कौन सा स्टेटमेंट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। तो देखते हैं यहाँ पे पहला है भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, तो ये स्टेटमेंट तो क्लियर है यहाँ पर कि ये गलत स्टेटमेंट है, भारतीय संविधान जो है वो अध्यक्षात्मक नहीं है, हमारे संविधान जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम पर आधारित है, तो ये गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत एकमात्र राजतंत्र है। तो देखिए ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर भारत में राजतंत्र नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाता है। अगला देखते हैं, भारत एक कुलीन तंत्र है, तो भारत कोई कुलीन तंत्र भी नहीं है यहाँ पर, तो ये भी गलत हो जाता है, कुल के अनुसार चल रहा है प्राचीन, तो ये भी नहीं है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, बिल्कुल यहाँ पर ये सही स्टेटमेंट है यहाँ पर, यानी इंडिया जो है वो एक संसदात्मक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है यहाँ पर, यानी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इंडिया में डेवलप्ड है, इट इज क्लियर हियर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो देखते हैं यहाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इन इंडियन पॉलिटी सिस्टम विच इज अ सुप्रीम अथॉरिटी, तो कौन सी सुप्रीम अथॉरिटी है, देखते हैं यहाँ पे पहला दिया हुआ है सर्वोच्च न्यायालय में मीन सुप्रीम कोर्ट, सेकंड है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, तीसरा यहाँ पे संसद है पार्लियामेंट, और चौथा यहाँ पे डी यानी धर्म रिलीजन है। तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि सभी जो यहाँ पर चीज़ें हैं वो सभी जो है हमारे संविधान में निहित है, और ये सभी चीज़ों का जो कार्यान्वयन होता है वो संविधान के अंतर्गत ही होता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे, मीन्स इंडियन पॉलिटी सिस्टम में द सुप्रीम अथॉरिटी इज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 109। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है, यानी कि प्रस्तावना को यानी प्रियम्बल को भारत हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य यानी गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा गया, यानी कहा है, तो किसने कहा, ये जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर, KM मुंशी, तो यहाँ पर सीधा आंसर हो जाए KM मुंशी ने जो है प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है, तो आंसर हो जाता है ऑप्शन डी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कथन एक, भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यानी भारत की जो संघात्मक संरचना है वो उसका मुख्य उद्देश्य है कि बहुआयामी जो विविधताएं हैं यानी डाइवर्सिटी है भारत में, उस डाइवर्सिटी को कंट्रोल करके एक स्ट्रॉन्ग राष्ट्र का निर्माण करना है, एक राष्ट्र यानी कंट्री का निर्माण करना है, और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है, टू प्रिजर्व द नेशनल यूनिटी, तो यहाँ नेशनल यूनिटी को सुरक्षित करना संरक्षित करने की बात कर रहा है, तो ये बात हमारी संघात्मक संरचना में कहेगी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। अगला इसका कारण देखते हैं, विविधताओं में सामंजस्य में से एक सशक्त ना कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हो, बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर एकदम जो है कोरिलेटेड है, तो ये इसका कारण भी एकदम सही हो जाता है, यानी विविधताओं को के सामंजस्य से एक सशक्त ना कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है, बिल्कुल यानी एक सशक्त भारतीय जो है राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है यहाँ पर, जो हमारी डाइवर्सिटीज़ है उसके द्वारा, यानी यही हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति है, तो बिल्कुल सही है यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट। ए गलत है तो ये तो यहाँ हो ही नहीं सकता, ए और आर दोनों सत्य हैं तो ये ठीक है, और आर ए का सही व्याख्या करता है, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल सही है, सही व्याख्या कर रहा है ये, ऑप्शन बी हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, कथन ए यहाँ पर है, कथन है ए, भारत का राष्ट्रपति परोक्षता निर्वाचित होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यानी भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो प्रत्यक्ष ना होकर परोक्ष यानी इनडायरेक्ट वे में इलेक्टेड किया जाता है। देखिए जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, तो उसमें जो है
यानी कि लोअर हाउस प्लस अपर हाउस के निर्वाचित, यानी जो अपर हाउस है यानी कि राज्यसभा जिसको कहा जाएगा, तो लोअर हाउस और हायर हाउस या फिर अपर हाउस भी कह सकते हैं इसको, अपर हाउस। तो जो अपर हाउस प्लस जो लेजिस्लेचर्स हैं, यानी कि वहाँ विधानसभाएं हैं, तो विधानसभा में जो दिए हुए स्टेट्स के वो इलेक्टेड मेंबर यहाँ पर सिर्फ चुने जाते हैं, तो वही मेंबर्स यहाँ पर वोट करते हैं। तो ये दोनों यहाँ पर वोट करेंगे, तो बिल्कुल सही है। और ये मेंबर्स जो होते हैं वही यहाँ पर वोट करते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ये स्टेटमेंट की परोक्षतः निर्वाचित होता है। कारण देखते हैं, भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, बिल्कुल ये भी सही है। यहाँ पर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो रिपब्लिकन है, यानी कि हमारे यहाँ गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही बैठ जाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही मानीकरण है, बिल्कुल यहाँ पर ये सही हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर देखिए यहाँ पर जो गणतंत्रवाद के शब्द की बात की, मतलब यहाँ पर ये है कि भारत जो है, भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो वंशानुगत नहीं होकर जनता द्वारा ही चुना जा रहा है, परंतु ये इनडायरेक्ट परोक्षता चुना जा रहा है। इससे कई फायदे, एक तो निर्वाचन बहुत आसानी से हो जाता है, दूसरी चीज़ है कि सुनिश्चितता रहती है निर्वाचन में, और व्यय का खर्च भी कम होता है कम समय में, तो इन सभी चीज़ों से बचा जाता है। तो ये बहुत ही, इसीलिए जो है ये चीज़ें, इसीलिए ये दोनों चीज़ें यहाँ पर लागू होती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, कथन है यहाँ पर, कथन ए, महिलाएं, दलित, निर्धन, अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ भारत के लोकतंत्र में महिलाएं, दलित, निर्धन और अल्पसंख्यक समूह जो है भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। कारण देखते हैं, भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है, तो भारत में जो लोकतंत्र है ये अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उड़ा। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। देखिए, महिलाओं को भी आत्मसम्मान चाहिए, दलितों के लिए तो आत्मसम्मान की बहुत ही आवश्यकता है, उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब थी, अब तो काफ़ी सुधर गई फिर भी, तो यहाँ निर्धनता और अल्पसंख्यकों को भी प्रोटेक्शन दी गई है, तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। तो देखते हैं ए और आर दोनों सत्य हैं, बिल्कुल ठीक है ये, और आर जो है वो ए का सही जो है मान्य स्पष्टीकरण है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ सही, तो ऑप्शन ए इसका हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों के निर्माण में सही अवरोही क्रम है, तो देखते हैं यहाँ पर पहला दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1960 में महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी। पहले ये बॉम्बे राज्य था, बॉम्बे प्लस में गुजरात राज्य, दोनों राज्य मिले हुए थे, बाद में महाराष्ट्र और गुजरात को अलग अलग कर दिया गया 1960 में, तो ये राज्य बन जाता है। अगला यहाँ पर दिया हुआ राजस्थान, तो राजस्थान जो है इसकी स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को, तो ये है 30 मार्च 1949 को राजस्थान की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट राज्य है आपका यहाँ पर हरियाणा, हरियाणा जो है इसकी, हरियाणा की हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1 नवंबर 1966 को। तो देखिए अब यहाँ सीक्वेंस बना लेते हैं, यानी सबसे पहले राजस्थान आता है, उसके बाद यहाँ पर महाराष्ट्र हो जाएगा, उसके बाद जो है हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा देखिए ये पंजाब के साथ जुड़ा हुआ था, पंजाब क्षेत्र था ये, और इसमें क्या था, हरियाणा जो है हिंदी भाषी क्षेत्र है, और जो पंजाब है वो पंजाबी भाषा से संबंधित है, तो इसीलिए हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया गया 1966 में। तो सीक्वेंस हो जाएगा यहाँ पर राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा। तो देख लेते हैं यहाँ पे राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 114, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो देखिए जो नागरिकता की कंडीशंस हैं, यानी कि सिटीजनशिप की जो कंडीशंस होती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको फॉर्म करने के लिए किसको जो है एम्पावर्ड किया गया है, उसी के बारे में बात की गई है। तो देखते हैं यहाँ पे पहला ऑप्शन है चुनाव आयोग। देखिए चुनाव आयोग जो होता है ये चुनाव संबंधी समस्याओं को देखता है, किस पार्टी को नाम जो है उसके रजिस्टर, उसके चिन्ह के संबंधित और इन सब चीज़ें से, और नॉमिनेशन कैसे होगा, कंडीशन उसकी क्या होंगी, तो उन सब पे कंट्रोल करने के चुनाव आयोग, तो ये यहाँ गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है देखिए राष्ट्र का शासन चलाने के लिए है, परंतु यहाँ नागरिकता के से संबंधित शर्तें बनाने के लिए उसका कार्य नहीं है, तो जो है यहाँ ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। अगला है राज्य संसद एवं राज्य विधानसभाएं सम्मिलित रूप से। तो देखिए राज्य विधानसभाएं जो होती हैं वो नागरिकता संबंधी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती हैं, संसद के पास ऐसी शक्ति है, परंतु राज्य विधानसभा से संबंधित, क्योंकि भारत में एक हरी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता होती तो राज्य विधानसभाएं भी इसमें सम्मिलित होती, मगर एक हरी नागरिकता होने के कारण राज्य विधानसभाएं सम्मिलित नहीं है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ गलत हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे फाइनल ऑप्शन, ऑप्शन डी, संसद मीन्स पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट जो है वो कंट्रोल कर सकती है राइट ऑफ द सिटीजन्स को, और वो इसमें जो है रूल्स भी बना सकती है इसके लिए, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाता है, पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो हु टेल दैट हु टोल्ड द डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन इज द डिवाइन डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, मोहम्मद अली जिन्ना।
तो यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन को डिवाइन डॉक्यूमेंट यानी पवित्र दस्तावेज कहा है। तो ऑप्शन जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? देखिए यहाँ पे इंडियन फिलोसफी की, कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी की बात की गई है। तो देखते हैं यहाँ पे कल्याणकारी राज्य, बिल्कुल भारत में जो है एक कल्याणकारी राज्य है भारत, और यहाँ पर जो है जनता से लेकर उसके जो है दुखों यानी उस पर विकास करना, सभी को, सभी वर्गों को समान रूप से जो है दर्जा देने के लिए। भारत एक समाजवादी राज्य भी है, बिल्कुल ये भी सही है यहाँ पर। और अगला है राजनीतिक समानता। तो देखिए प्रेम्बल में क्लियर कहा गया है, इक्वलिटी दी गई, तो उसमें राजनीतिक जो है समानता भी दी गई है, तो ये भी सही है। लास्ट है यहाँ पे साम्यवादी राज्य। तो देखिए भारत एक साम्यवादी राज्य नहीं है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाता है। अच्छा, एक प्रश्न आया कि साम्यवादी और समाजवादी दोनों में क्या अंतर होता है? तो देखिए जो साम्यवादी है और समाजवादी, ये दोनों ही जनता में यानी जो विविधता है, आर्थिक रूप से जो विविधता पड़ी हुई है, उस विविधता को बांटने या बराबर करने के लिए प्रयास करते हैं। दोनों का पहला उद्देश्य तो यही है कि आर्थिक और सामाजिक जो विविधता जनता में है, समाज में है, उसको दूर करने के लिए समाजवादी और साम्यवादी जो है माना जाता है। परंतु समाजवादी की जो भिन्नता को दूर करने की जो नीति है, वो राज्य को साथ लेकर है, यानी राज्य को साथ लेकर जो है वो समाज में जो डिस्पैरिटी है, अनइक्वलिटी है, उसको दूर करने की बात करता है। परंतु जो साम्यवादी है, ये मानता है कि समाज जो है वो दो वर्गों में बटा हुआ, एक वर्ग जो दीन वर्ग है यानी शोषक वर्ग है और जो है जिसका शोषण हो रहा है, और दूसरा वर्ग ऐसा है जो शोषण करता है यानी जो शोषण कर रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ थी, इसीलिए ये मानते कि राज्य की जो संकल्पना है वो एकदम गलत संकल्पना है, क्योंकि राज्य जी है वही शोषण करता है। तो इसमें जो है गरीब वर्ग, जो निम्न वर्ग है, उसको इतना सशक्त बनाना है कि वो राज्य का धीरे धीरे पतन कर दे, समाप्त कर दे। तो यहाँ पर यानी राज्य विहीन समाजवाद की बात की गई है साम्यवाद में, यानी समाज में डेवलपमेंट तो हो, इक्वलिटी तो आए, परंतु वहाँ राज्य की कोई संकल्पना ना हो। और यहाँ पर समाजवाद में यानी इक्वलिटी आए, समाज में प्रोस्पेरिटी भी आए, बट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट के साथ हो, विद द स्टेट्स, परंतु यहाँ पर विदाउट स्टेट की बात की गई है। ये चीज़ें यहाँ पे समाज को कई वर्गों में बांटा गया, यहाँ समाज को दो वर्गों में बांट गया है। तो यही चीज़ें दोनों में अंतर था। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पे, निम्न में से एक कथन असत्य है, बताइए। देखते हैं कौन सा कथन है यहाँ पे। तो देखिए पहला ही कथन है यहाँ पर, मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। तो तमिलनाडु बिल्कुल ही यहाँ पर पहला स्टेटमेंट ही यहाँ पर गलत हो जाता है, यानी मैसूर राज्य जो है, देखिए हैदर अली टीपू सुल्तान नाम से बहुत ही फेमस है, तो ये तमिलनाडु ना होकर कर्नाटक के लिए था। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाता है, गलत स्टेटमेंट पूछा था, इसलिए आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन ए। बाकी देख लेते हैं। गोवा को दमन व दीव से अलग किया गया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, गोवा को दमन और जो द्वीप से अलग किया गया, ये स्टेटमेंट एकदम सही है यहाँ पर। नेक्स्ट देख लेते हैं। मुंबई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित हुआ, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है यहाँ पर, इस पर हम इन दोनों ही पॉइंट्स पे आगे पीछे चर्चा भी कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ से किया गया, यानी कहाँ किया गया है? तो यानी कि भारतीय वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्द का जो प्रयोग है संविधान में कहाँ किया गया है? तो सीधा है, इसका प्रयोग जो है भारत की संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल ऑफ इंडिया में किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर लीजिए, और एक रिक्वेस्ट ये भी कि आप सभी लोगों को भारत की जो संविधान की प्रीएम्बल है वो याद करनी है। आप उसको कई बार पढ़िए और उसको अच्छे से याद कर लीजिए, मतलब आप लोगों को कंठस्थ होनी चाहिए कि अब जब भी कोई पूछे या कोई बात होती तुरंत उसको एक्सप्रेस कर दीजिए। तो ये चीज़ ठीक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा फेडरल जो है यहाँ पर इंडिकेटर नहीं है। देखते हैं, पहला दिया है ऑप्शन ए, राज्य तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। तो बिल्कुल यहाँ पर इंडिकेटर है, यानी राज्य और राज्यों यानी केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति का बंटवारा किया गया है, यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट्स के बीच में पावर का डिवीजन किया गया है, तो ये लक्षण है। दूसरा देखते हैं, पूर्ण रूप से लिखित संविधान। तो ये लक्षण तो भारत के संविधान में क्लियर है कि भारत में संविधान में सभी चीज़ों के बारे में लगभग लिखा हुआ है, तो ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा। एक हरी नागरिकता। तो देखिए जो संघीय लक्षण की बात की गई है, तो संघीय लक्षण में एक हरी नागरिकता की बात ना करके वहाँ पर दोहरी नागरिकता की बात की जाती है, और भारतीय संविधान में एक हरी नागरिकता की बात की गई है जो कि संघीय लक्षण नहीं है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। बाकी स्वतंत्र न्यायपालिका बिल्कुल सही है यहाँ पर, यानी कि जो यहाँ पर जो न्यायपालिका होगी, जुडिशरी है, वो फ्री है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, वहाँ पर कोई भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का इंटरवेंशन नहीं है उसमें, तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ सही हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक हरी नागरिकता है, ये संघीय लक्षण नहीं है, तो यहाँ पर एकदम सही हो जाता है यहाँ पर, यानी जो
सिंगल सिटीजनशिप सिस्टम है, इट इज़ नॉट इंडिकेटर ऑफ द फेडरलिज्म। अगर हम यही अमेरिका में देखें तो वहाँ पर फेडरलिज्म स्थापित है, और देखिए वहाँ पर जो नागरिकता है वो डुअल नागरिकता है, पहली नागरिकता केंद्र की और दूसरी राज्यों की, इसीलिए राज्यों की शक्ति का वहाँ जो बंटवारा हुआ है वो काफ़ी विस्तृत रूप से हुआ है कंपेरिजन ऑफ भारत के। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 120। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात की जा रही है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो ये देखिए क्योंकि, तो पहला देखिए लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, तो बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। देखिए लोकसभा जो है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, परंतु इसका संसदीय प्रणाली और सरकार से संबंध है, ये यहाँ पर बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ पे अगला देखते हैं, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर संसद जो है वो संविधान में संशोधन कर सकती है, और किस अनुच्छेद में करती है, ये करती है 368 में, 368 में संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। तो ठीक है, यहाँ पर यहाँ देखिए लेजिस्लेचर की बात की, यहाँ संसदीय प्रणाली की सरकार से संबंधित, यहाँ पर ये भी मैच यहाँ नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार का जो काम होता है वो मंत्रिपरिषद, वो सब लोग देखते हैं, तो ये भी यहाँ नहीं होगा। तो स्टेटमेंट ठीक है मगर इससे संबंधित नहीं, इनकंसिस्टेंट हो रहा है यहाँ पे। अगला देखते हैं, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट ठीक है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जाता। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं, उसकी जगह पे फिर पुनः नए सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये सदन कंटिन्यूस चलता रहता है, और इसीलिए कभी भंग नहीं होता है। तो ठीक है, यहाँ पर राज्यसभा भी, और मगर यहाँ पर भी ये संसदीय प्रणाली जो है सरकार से संबंधित यहाँ भी ये नहीं, क्योंकि राज्यसभा ये लेजिस्लेचर का काम है, यहाँ एग्जीक्यूटिव की बात नहीं हो रही है, तो ये भी चीज़ आती है। और हाँ ठीक है, लोकसभा में जो जनता होती है ये 5 वर्ष के लिए एमपीज़ को चुनती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लोकसभा के, यानी लोअर हाउस है, और ये राज्यसभा अपर हाउस है, इसे बुद्धिजीवियों का भी हाउस कहते हैं, सॉरी अपर हाउस है ये। तो ये जो हाउस है, तो दोनों यहाँ पर ये 6 वर्ष के लिए, ये 5 वर्ष के लिए, और ये डायरेक्ट जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, बल्कि राज्यसभा डायरेक्ट निर्वाचित नहीं होते हैं। तो ये चीज़ हो जाती है। बाकी लास्ट ऑप्शन है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी मंत्रिपरिषद की जवाबदेही होती है लोकसभा के प्रति, तो ये स्टेटमेंट सही है। देखिए मंत्रिपरिषद जो होता है ये सरकार का निर्माण करते हैं, और लोकसभा क्या है, ये एक लेजिस्लेचर है, लोअर हाउस है, जो जनता द्वारा चुना गया है कानून बनाने के लिए, और जिसके द्वारा सरकार का निर्माण भी होता है, और जो सरकार बनाते हैं वो मंत्रिपरिषद में जाते हैं, वो एग्जीक्यूटिव के पार्ट्स बन जाते हैं, और वो लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी हो जाते हैं। वो यहाँ पर लोकसभा के सदस्य उनसे प्रश्न कर सकते हैं, और ये इनका जवाबदेह होता है कि वो प्रश्नों का उत्तर दें, बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो इस प्रश्न में यानी भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अब देखिए यहाँ पर अमेरिका की अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन से तुलना करते हैं, वहाँ की सरकार से तुलना करते हैं, तो वहाँ जो है राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंशियल रूल है, वहाँ पर जो है संसदीय प्रणाली नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो मंत्रिपरिषद चुने जाते हैं वो हमारी संसद से ही चुने जाते हैं। ये हो सकता है या तो वो लोकसभा का सदस्य हो या वो राज्यसभा का सदस्य हो, परंतु उसे सदस्य जरूर होना होगा। अधिकतम वो बिना सदस्यता ग्रहण किए 6 महीने तक शासन कर जो है मतलब जो है मंत्रिपरिषद में रह सकता है, उसके बाद उसे सदस्यता ग्रहण करनी होगी। परंतु देखिए हमारी जो लोकसभा है और ये राज्यसभा है, तो इन दोनों से मिलकर यहाँ पर मंत्रिपरिषद बन जाता है। परंतु अमेरिका में क्या है कि वहाँ की लोकसभा यानी जो प्रेसिडेंट उसका रहता है, और वो वहाँ पर जो हाउस है वो अलग रहते हैं, और ये यहाँ पर एग्जीक्यूटिव वहाँ पर अलग कार्य करते हैं। यानी प्रेसिडेंट जिसको भी चाहता है उसी व्यक्ति को वहाँ पर एग्जीक्यूटिव में बना देता है, और वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ना होकर सिर्फ राष्ट्रपति के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो ये चीज़ यहाँ रहती है, और ये जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ये यहाँ पर हाउस के मेंबर नहीं रहते हैं, परंतु अपने यहाँ पर उसको किसी न किसी हाउस का मेंबर रहना होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर इंडिया में है। तो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 121। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो देखिए यहाँ पर हम लोग इस प्रश्न को पहले भी देख चुके हैं, यानी लिखित संविधान का जो प्रारंभ हुआ था ये अमेरिका से हुआ था, USA से हुआ था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 122। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, तो संघीय जो क्षेत्र हैं उनको प्रतिनिधित्व प्राप्त है लोकसभा में, राज्यसभा में। यानी संघीय क्षेत्र की बात यानी यूटी पूछा गया है, यूनियन टेरिटरी की बात की गई है, और लोग ना समझ पाए संघीय क्षेत्र, तो यहाँ पर यूनियन टेरिटरी को संघीय क्षेत्र कहा गया है। तो यहाँ पर लोकसभा है, राज्यसभा है, संसद के दोनों सदनों में, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी लोकसभा संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व संसद के दोनों सदनों में है। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, तो देखिए उद्देशिका यानी जो प्रियम्बल है भारत की, इज टेकन फ्रॉम दी, कहाँ से ली गई है ये? तो ये ली गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी USA के संविधान से उद्देशिका भारत के संविधान में ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो देखिए जो भारत में, हम लोग इस पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं,
अगर इंडिया में कोई नया स्टेट सृजित किया जाता है तो उसको कहाँ पारित होना, तो सीधी सी बात है कि वो संसद में जो है सामान्य बहुमत के द्वारा पारित किया जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे, संसद के साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन। तो ये तो विशेष आ गया यहाँ पे 2/3, तो यहाँ ऐसा तो नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। संसद में साधारण बहुमत के द्वारा, बिल्कुल ये सही हो जाता है। संसद में 2/3 बहुमत, तो ये भी विशेष हो जाता है यहाँ पे। और कम से कम 2/3 राज्यों का, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो सीधा आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाता है। यानी भारत में एक नए राज्य के सृजन के लिए जो है करने के लिए विधेयक को पारित होना अनिवार्य है संसद में साधारण बहुमत द्वारा, यानी कि सिंपल मेजोरिटी के थ्रू भारत में, यानी जो संविधान में जो है नए राज्य का सृजन किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। अभी देखा मैंने संविधान शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि जब भी कोई राज्य का निर्माण होता है तो उसको संविधान में जरूर स्थान मिलता है, और इसके लिए जो अनुसूची प्रथम है उसमें जो है सभी राज्यों का जो है वहाँ पर दिया गया है, यानी वहाँ पर स्थान मिला है अनुसूची प्रथम और अनुसूची 4 में। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 125। तो 125 कहता है यहाँ पे, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है। यहाँ पे देखा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है उसको बेसिक स्ट्रक्चर माना है। द प्रियम्बल इज द बेसिक स्ट्रक्चर इज डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये किस चीज़ में माना गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ये केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में माना गया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसी के साथ इस वीडियो को अब समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग नए प्रश्न 25 प्रश्नों पर मिलेंगे। अगला वीडियो जो होगा वो होगा हमारा फंडामेंटल राइट पर, यानी संविधान का जो है पार्ट 3 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, और आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद है तो आप इसे लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सभी को मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन जुडिशियल सर्विस।